10th के बाद क्या करें, 10+2 के बाद क्या करें, ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स का। इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में, और जो भी आंसर होगा वो एविडेंस बेस होगा। मैं उन फोर्सेस और सिचुएशन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल फोर्स, साइकोलॉजिकल फोर्स, थ्योरेटिकल फोर्स, रिसर्च फोर्स, जिन्होंने कंपेल किया है कि 10th और +2 के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब का इंतजाम किया जाए। इस जॉब के लिए बच्चों के पास 10th या +2 तो है, लेकिन साथ ही उनको कोई प्रोफेशनल सूटेबल कोर्स भी करना होगा। गवर्नमेंट उसका भी इंतजाम कर रही है या कर चुकी है। सो ये वीडियो यूजफुल होगी 10th पास कर चुके बच्चों के लिए, 10+2 कर रहे या कर चुके बच्चों के लिए, और ग्रेजुएशन कर रहे या कर चुके बच्चों के। जिन गवर्नमेंट जॉब की बात मैं इस वीडियो में करूंगा उसकी एलिजिबिलिटी 10th या +2 होगी। तो मैंने ग्रेजुएशन के बच्चे क्यों इस पर फोकस किया है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब निकालती है तो हायर क्वालिफिकेशन को एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है या कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा लाभ होगा। पेरेंट्स को इनमें क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि अगर ये वीडियो पेरेंट्स देखते हैं, टीचर्स देखते हैं, टीचर एजुकेटर्स देखते हैं, तो वो 10th और +2 या ग्रेजुएशन के बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करें ताकि गवर्नमेंट जॉब उनको मिल सके। आने वाले सालों 2022, 23 और 24 में ऐसी जॉब्स निकलेंगी और गवर्नमेंट इसका इंतजाम कर चुकी है कि उनके लिए सूटेबल प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से होने चाहिए। इस वीडियो को सबसे ज्यादा देखकर लाभ 10+2 के बच्चों को होगा, क्योंकि मैक्सिमम जॉब का बेस जो है एलिजिबिलिटी है वो 10+2 होगी। बेशक गवर्नमेंट ने डिफरेंट फील्ड में ये जॉब्स का इंतजाम किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा एजुकेशन फील्ड। जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर आपने एजुकेशन को समझना है तो मैंने उनको 2 भागों में डिवाइड किया है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्या है कि हमारे देश में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ टीचर्स, मतलब कि जितने ज़्यादा देश में स्टूडेंट्स या बच्चे होंगे उतने ज़्यादा स्कूल चाहिए, उतने ज़्यादा टीचर्स चाहिए, उतनी ज़्यादा जॉब की संभावना है। हम इस वीडियो में सारा एजुकेशनल सिनेरियो डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे 3 से 6 साल के बच्चों, उनके लिए बनी पॉलिसी पर, उनकी पॉपुलेशन पर और उनके लिए रिक्वायर्ड टीचर्स पर। दूसरी तरफ हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन, उसका सिर्फ मीनिंग बताऊंगा कि बेटर लर्निंग, क्या इन बच्चों के लिए बेटर लर्निंग हम इंतजाम कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को फोकस किया जाए। ये दोनों एस्पेक्ट निर्भर करते हैं गवर्नमेंट की नीति पर, पॉलिसी पर और नीयत पर। नीति क्या है ये तो स्पष्ट हो जाएगी, नीयत क्या है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में भी जो रास्ते बचते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको स्पष्ट करूंगा। सिंपल कंक्लूजन तो ये है कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें, इतिहास को देखें, तो 3 से 6 साल के बच्चों को लगातार इग्नोर किया जाता रहा। 2 या 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन या डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट के रहे हैं जो इन बच्चों के फोकस की तरफ थोड़ा गए हैं। आर्टिकल 45 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। उसमें 14 साल के बच्चों तक के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए सजेशन है, लेकिन क्योंकि ये 4th पार्ट में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो इस पर काम करना गवर्नमेंट की मर्जी है, वो करे या ना करे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए सिर्फ सजेशन रहता है ये पार्ट। 2002 में 86th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें पहली बार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years
मतलब 6 साल तक के बच्चों पर पहली बार फोकस की बात हुई, लेकिन याद रहना चाहिए कि ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रहा आर्टिकल 45। 86th अमेंडमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि राइट टू एजुकेशन की नींव यहाँ रखी गई। 21st ए आर्टिकल नया इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को अधिकार बनाने की बात हुई। याद रखना है इस अमेंडमेंट में अभी आरटी एक्ट पास नहीं हुआ, वो 2009 में जाकर पास हुआ। इस तरह 21A नए आर्टिकल 6 से 14 साल के बच्चों की बात की, 6 से छोटे बच्चों को उस तब भी इग्नोर किया गया। जब आप फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करते हो तो भी ये फोकस है कि ये आरटी एक्ट 6 से 14 साल के बच्चों पर फोकस करता है। 2009 तक इंडिया ने 0 से या 3 साल से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन को लीगली इग्नोर किया है। 86th अमेंडमेंट और आरटीई एक्ट 2009 के बाद थर्ड मेजर स्टेप रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आइए इसमें देखते हैं कि 6 साल के बच्चों की बात या इन पर कितना फोकस किया गया है। इसमें मेजर एजुकेशन रिफॉर्म सुजेस्ट किया गया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसकी इमेज ये आप देख रहे हो। ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में से ली गई है। सबसे निचले ब्लॉक को आप ध्यान से देखिए, जिसका नाम भी बदलकर फाउंडेशनल एजुकेशन रख दिया गया है। इस लेवल पर बच्चे के 5 साल एजुकेशन में गुजरेंगे, स्कूल में गुजरेंगे। उसकी फर्दर 2 डिवीजन की गई है, 3 साल और 2 साल। 3 साल ये कौन से लिए गए हैं? 3 से 6 साल बच्चे की वो उम्र जो भारतीय इतिहास में सदा ही इग्नोर की जा चुकी है, जो पीछे हम देख के आए हैं। पॉलिसी के मुताबिक बच्चा ये साल कहाँ गुजारेगा? आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल में, जहाँ बाल वाटिका में। तो ये कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने पहली बार 3 से 6 साल के बच्चों की स्कूल एजुकेशन पर पहली बार ध्यान दिया। ये वर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पेज 7 पर लिखी गई है, जिसमें ये सेंटेंस है, ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम एज 3 इज आल्सो इंक्लूडेड। पॉलिसी ने इसकी जस्टिफिकेशन भी दी है कि इन बच्चों को पॉलिसी या स्कूल एजुकेशन में क्यों शामिल किया गया। वो रिसर्च ओवरऑल जो वर्ल्ड में हुई है, ये पॉलिसी की वर्डिंग है कि 85% ऑफ चाइल्ड्स cumulative ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6। तो 2020 में इंडिया को भी पता चल गया कि 6 साल तक बच्चे का 85% ब्रेन उससे पहले डेवलप होता है। तो बड़ी खुशी की बात है। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया के एडवांस्ड कंट्री को ये बात, ये नॉलेज कब पता चली और उन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन पर ये कब अप्लाई की। अब आप समझ सकते हो कि हमारा देश इन बच्चों की एजुकेशन के लिए कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि ये बात फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट जो कि विश्व के इंडिया से अलावा बाकी देशों में डेवलप हुई थी, जिनके अभी मैं ब्रीफ में बात करूंगा, उन्होंने 3 से 6 साल जहाँ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया। फॉर एग्जाम्पल सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, आप जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के बैड एक्सपीरियंस होते हैं तो उसकी पेन उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिसको रिप्रेशन बोलते हैं। तो वो रिप्रेशन अडोलसेंट और अडल्टहुड में जाके किसी ना किसी डिसऑर्डर का, डिप्रेशन का, सुसाइडल थिंकिंग या कोई और साइकोलॉजिकल
अबनॉर्मेलिटी का कारण बनता है। यही कारण रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज ने हमेशा ही छोटे बच्चे को कभी पनिशमेंट नहीं दी, उसको प्लेजेंट एनवायरनमेंट में ही रखा, ताकि उसका एडोलसेंट पीरियड और अडल्टहुड पीरियड जो नॉर्मल और बेटर हेल्थ से निकले। आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले फ्राइड ये सब कुछ बता चुके। पियाजे ने इन छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा और उसने अपने सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये बताया कि 2 से 6 साल के बच्चे या 7 साल के बच्चे कभी भी लॉजिकल थिंकिंग जहाँ लॉजिकल ब्रेन उनका काम नहीं करता, उससे पहले वो लॉजिकल एरर करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इतना दबाव उन बच्चों पर डालता रहा या डाला कि उनसे लॉजिकल एक्सपेक्टेशन करते रहे। तो ये एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी गलती जो आज भी दोहराई जा रही है। कोहलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में बताया कि 4 साल से छोटा बच्चा मॉरल रीजनिंग कर ही नहीं सकता और 4 साल के बाद जो मॉरल रीजनिंग करता है वो रिवार्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड होती है। हम हमारे स्कूल या हमारे टीचर्स क्या मॉरल डेवलपमेंट के लिए इस थ्योरी को अप्लाई कर सके? एरिक्सन ने अपने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 से 6 साल के बच्चों की बात अपनी 3rd स्टेज में कही है, जिसको नाम दिया था उसने इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या हम इस थ्योरी को समझ पाए अब तक? क्या हमारे स्कूल इनिशिएटिव डेवलप कर सके जहां अब भी वो बच्चों में 3 से 6 साल के बच्चों में गिल्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं? ऐसे और कई नाम हैं, जैसे वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी, अल्बर्ट बांदुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, जिन्होंने आज से 50 या 100 बरस पहले ही इन बच्चों की डेवलपमेंट, एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग कैसी होनी चाहिए ये बता। लेकिन क्या इंडिया उसको अब तक भी अप्लाई कर सका? ये तो थी थ्योरीज की बात। इसके बाद कुछ वर्ल्ड में ऐसी पर्सनालिटीज भी रही जिन्होंने सिर्फ थ्योरी डेवलप नहीं की, बल्कि उन्होंने स्कूल ओपन करके एजुकेशनल प्रैक्टिस को इन थ्योरीज को अप्लाई करके दिखाया। क्या हमारा भारत ऐसा कुछ अब तक कर सकता? इन एजुकेशनल प्रैक्टिशनर में से सबसे पहले थे फ्रॉबल, जिनको फादर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन भी कहा जाता है। शायद आपने केजी शब्द सुना होगा, और केजी शब्द कहां से आया? किंडर के गार्टन, गार्डन, बच्चों का गार्डन। उन्होंने अपने पहले स्कूल का नाम जर्मनी में 1837 में रखा था। वही शब्द हम यूज कर रहे हैं केजी के रूप में। लेकिन क्या जो फ्रॉबल ने ऐसा मटेरियल डेवलप करके एजुकेशन ऐसे बच्चों की असल में करवाई, इंडिया ऐसा कुछ भी कर पाया? फ्रॉबल को फादर ऑफ प्ले वे मेथड भी कहा जाता है। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जहां अपने स्कूलों के बोर्ड पर लिख लेते हैं, लेकिन उसका प्ले वे मेथड असल में क्या था? वो प्ले पर जोर देता था या वे पर? इस बात को आज तक हम समझ पाए? फ्रॉबल के बाद मारिया मोंटेसरी ने एक कदम आगे चल के साइंटिफिक बेस पर पहला 1907 में पहला स्कूल ऐसा खोला कि जिसमें बच्चों की सेंसरी ट्रेनिंग होगी, उनकी 5 सेंसेस जो वो डेवलप होंगी। उसने स्लम एरिया में, रूरल एरिया में मेंटली रिटार्डेड बच्चों पर एक्चुअल में काम करके उनके लिए पहला स्कूल बनाया, जिसका नाम रखा था कासा देई पमाई, मीन चिल्ड्रंस हाउस, कासा देई बम्बिनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मोंटेसरी ने उसके बाद कई देशों में स्कूल खोले, लेकिन वो उन स्कूलों में वही टीचर को अपॉइंट करते थे जिनको मोंटेसरी खुद ट्रेनिंग देती थी, जहां उसके अनुसार ट्रेनिंग मिलती। क्या आज हमारा टीचर एजुकेशन सिस्टम इन टीचर्स को मोंटेसरी जहां फ्रॉबल के अनुसार ट्रेनिंग दे पाया? इन इमेजेस में आप देख सकते हो, ये तब के वक्त की है। तो डेवलपमेंट सोशल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल कैसे
हो रही होगी। इंडिया की अपनी कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है, इसने हमेशा यूरोपियन मॉडल जहां इन एजुकेशनिस्ट को फॉलो करने की कोशिश की है, लेकिन हम पीछे रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन एजुकेशनिस्ट के सारे वर्ड्स टर्म्स यूज कर ली गई हैं। एक्चुअल में हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उनके जितना इफेक्टिव नहीं बना सके। दैट इज वाई आज फिनलैंड, जापान, न्यूजीलैंड ऐसे देश जो पहले टॉप 10 या 20 कंट्रीज में आते हैं, आप उनकी लिस्ट देखिए, इंडिया का कहीं भी स्थान नहीं है। इन पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो मोंटेसरी स्कूल्स में कैसे हो रही है। ये आज के युग में है। इंडिया में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनको हम इन सीन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। हाँ, ये स्कूल, ये एजुकेशनिस्ट, मोंटेसरी, फ्रॉबल, प्याजे, वेगोत्स्की, ये सारे ही इंडिया के लिए एक फोर्स का काम कर रहे हैं कि हमको भी अपने 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन को ऐसा करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसकी तरफ एक थ्योरेटिकल कदम है। वो प्रैक्टिस में हम कब अचीव करते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। हम क्वालिटी की बात युगों युगांतरों से करते आ रहे हैं। ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये आप पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी ECCE अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक ड्रीम है। इसके लिए पॉलिसी ने बार बार कहा है, ऑल ऑफ विच वुड रिक्रूट वर्कर्स ऑब्लिक टीचर्स स्पेशली ट्रेन्ड इन करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ ECCE। ये ऐसे सेंटेंस एजुकेशन पॉलिसी में आपके लिए एक हौसले का काम है कि ऐसे टीचर्स डेवलप किए जाएंगे जहाँ ऐसे ट्रेनिंग कोर्स लाए जाएंगे। एक्चुअल में वो लाए जा चुके हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो जो जॉब्स इन बच्चों को टीच करने के लिए दी जा सके। पॉलिसी के पेज नंबर 7 पर ये सेंटेंस लाइन आप फिर पढ़ सकते हैं, प्रेपरेटरी क्लास और वाटिका दैट इज बिफोर क्लास 1 विच हैज एन ECCE क्वालिफाइड टीचर। ये हमने मोंटेसरी और फ्रॉबल की बात की है। प्ले बेस्ड लर्निंग विद ए फोकस ऑन डेवलपिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज एंड अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पॉलिसी के पेज नंबर 8 और 9 पर लिखा है, फर्स्ट टीचर वैकेंसीज विल बी फिल्ड एट द अर्लीस्ट in a time bound manner, especially in disadvantaged area and areas with large pupil to teacher ratios or high rate of illiteracy। अब क्वेश्चन ये है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट कब होगी। कोविड के कारण इसमें डिले को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने ये साफ कहा है कि 2022 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन है कि अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो कितनी जॉब्स 3 से 6 साल के बच्चों को टीच करने वाले टीचर्स के लिए क्रिएट की होंगी। उसके लिए गवर्नमेंट के पास जहां नेट पर कोई डाटा नहीं है, लेकिन उसका आंसर हम निकाल सकते हैं अपनी पॉपुलेशन से। अप्रैल 2021 तक इंडिया की पॉपुलेशन 139 करोड़ से पार कर चुकी है। ये डायग्राम साफ बताता है कि 0 से 14 साल के बच्चों की पॉपुलेशन जो है 26.16, जहां राउंड करके 26% है। और हमें ये याद रखना होगा कि हम पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन को लेके बैठे। अब इन बच्चों में से 3 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन को निकालेंगे। ये कुछ साल पहले की पॉपुलेशन है, जिसमें 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन को स्टेट वाइज प्रेजेंट किया गया, जो 15.8 करोड़ के करीब।
इसके बेस पर मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके ये टेबल बनाया है, जिससे आपको ये एविडेंस मिल जाएंगे कि हमारे पास 3 से 6 साल बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है और उनके लिए कितने टीचर्स हमें चाहिए। अगर राउंड करके देखें, ये देखिए हमारे पास 16 करोड़ बच्चे हैं जो 0 से 6 साल के हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पीपल टीचर रेशो कितनी दी है, 30 बच्चों के पीछे एक टीचर चाहिए। और जो सोशली डेवलप्ड एरिया नहीं है, बैकवर्ड एरिया जिसको कहते हैं, उसमें ये रेशो और भी कम है, 25 बच्चों के पीछे एक टीचर चाहिए। पहले मैंने क्या किया कि 16 करोड़ बच्चे जो कि 0 से 6 साल के हैं, उनमें से निकाले कि 3 से 6 साल के बच्चे कितने होंगे, वो 11 करोड़ निकले। इसका मतलब लगभग 5 करोड़ बच्चे 0 से 2 साल और 11 करोड़ बच्चे 3 से 6 साल के हमारे पास है। फिर नेशनल पॉलिसी ने जो रेशो दी है उसके अनुसार मैंने अभी छोटी रेशो नहीं ली, ये 30 से उसको डिवाइड कर दिया 11 करोड़ बच्चों को। ये हमारे पास आ गए जितने टीचर हमें चाहिए, लगभग 36 लाख टीचर, जो प्री प्राइमरी टीचर्स या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाले टीचर्स हमें चाहिए। पर इसमें हमें याद रखना होगा कि इसमें प्राइवेट स्कूल के जहाँ एवरेज और रिच पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते। इन टीचर में से उन टीचर्स की रिक्वायरमेंट को माइनस करना होगा। अगर मान लें कि ये आधे होंगे, तो जहाँ आधे से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में ऑलरेडी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हम 15 लाख पर आ जाते हैं। 15 लाख पर आने के बाद 15 लाख टीचर जो हमें सरकारी टीचर जो चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाले टीचर चाहिए, 15 लाख में से अगर ऑलरेडी जो आंगनवाड़ी में या बाल वाटिका में जो ऑलरेडी टीचर टीच कर रहे हैं उनको भी माइनस कर दें, आप कर लो कितने होंगे। अगर वो 5 लाख भी हैं तो 10 लाख फिर भी बच रहे हैं। अगर और भी आप कम करना चाहते हो, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, कम से कम इतनी जॉब्स तो रिक्वायरमेंट है 3 से 6 साल के बच्चों को टीच करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि नई नीति। पर सरकार की नीयत क्या होगी ये आप इंडिया के इतिहास से समझ सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी जॉब क्रिएट नहीं होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने नंबर्स मैंने यहाँ डिस्कस की हैं उतनी वैकेंसीज निकलेंगी और गवर्नमेंट उनको फिल करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वैकेंसीज निकलेंगी और उनको फिल किया जाएगा, और उनको फिल तभी किया जाएगा अगर आपके पास 10+2 प्लस प्रोफेशनल डिग्री जो गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है वो हो। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अध्यापकों को भर्ती किया जाएगा, रिक्रूटमेंट होगी। इसके प्रमाण अब आपके सामने हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट का पहला नोटिफिकेशन है जिसमें एंटिटी बेस्ड टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन दी गई है। आप डेट देख सकते हो यहाँ पर 17 नवंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन दी गई है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एंटिटी बेस्ड टीचर रखने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट आई है। ये आप देख सकते हैं कि इनमें टोटल 8,393 पोस्ट्स वैकेंसीज को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स की डिमांड की गई है। इस नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये स्पष्ट लिखा है। ये पंजाबी में है, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12वीं, और कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, 45% मार्क्स में बच्चा पास होना, प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो कम से कम 1 साल तक का। और इनकी सिलेक्शन कैसे होगी ये पंजाबी में लिखा, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ।
स्टेट लेवल पर 100 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये आप देख रहे हो कि 8,393 जो पोस्ट प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने निकाली 2020 में, उसका टेस्ट जो होना है उसका सिलेबस है। और इस सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, देखिए ये कितना बड़ा पार्ट है। इसको जो पहले हम डिस्कस करके आए हैं, फ्रॉबल, प्याजे, वाइगॉत्स्की, मोंटेसरी, वो सब कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये साफ साफ लिखा है कि जिन बच्चों के पास 10+2 के अलावा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा उनको अतिरिक्त कितने मार्क्स दिए जाएंगे। अगर पहले स्थान पर ग्रेजुएशन की है तो 5 मार्क्स, दूसरे स्थान पर की है तो 3 मार्क्स, तीसरे स्थान पर अगर उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री की है तो 2 मार्क्स उनको मिलेंगे। ये नोटिफिकेशन में नहीं है कि सैलरी कितनी होगी, लेकिन मैंने डाटा जहां से कलेक्ट किया है अनुमानित 25,500 के करीब सैलरी होगी। ये बात साथ स्पष्ट कर दूं कि अब जो आंगनवाड़ी वर्कर जो काम कर रहे हैं लगभग उनको 8,000 के करीब मिल रहा है जिनसे मैंने बात की थी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अब उसको 18,000 करने का इशारा दिया है। ये सारा मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये एविडेंस है कि जॉब्स निकलनी शुरू हो गई हैं, इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी निकलेगी। उसके लिए सूटेबल कोर्स चाहिए। +2 आपके पास है, ग्रेजुएशन आपके पास है, लेकिन क्या नहीं है वो करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, जो इन वैकेंसीज के लिए एज लिमिट होगी वो 18 से 37 ईयर की होगी, लेकिन जो SC ST कैटेगरी है 5 ईयर की उनको छूट मिलेगी। जो डिसेबल्ड हैं वो 10 ईयर की छूट उनको मिलेगी। ये एडवर्टाइजमेंट आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हो कि फिर 8,393 वैकेंसीज 2021 में निकाली गई, कारण के तब उनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, मतलब कि उनके पास प्रोफेशनल कोर्स सूटेबल नहीं था। अब ये सारा कुछ ये साबित करता है कि उस प्रोफेशनल कोर्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है अगर आप इन जॉब्स को प्राप्त करना चाहते हो। और ये भी प्रमाणित होता है कि अगर पंजाब एक छोटी सी स्टेट है जो 8,000 वैकेंसीज निकाल चुका है, तो जैसे मैंने पिछली कैलकुलेशन की कि 5 लाख के करीब ये वैकेंसीज निकलेंगी, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी वैकेंसीज इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की निकलेंगी। उसका प्रमाण ये है, एक नोटिफिकेशन और आने वाली है जिसमें लगभग 5,000 वैकेंसीज एनटीटी टीचर की और ऐड की जाएंगी। इस नोटिफिकेशन में भी साफ लिखा है 12वीं क्लास और 1 ईयर डिप्लोमा इन एनटीटी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सर्टिफिकेट्स कहाँ से प्राप्त किए जाएं, ये कोर्स कहाँ से किए जाएं, क्या गवर्नमेंट ने इसका इंतज़ाम कर दिया है या करना है? इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशन है। इसका काम ऐसे प्रोफेशनल कोर्स और ट्रेनिंग सेंटर को ओपन करना है जहां से 10+2 10th और ग्रेजुएशन के बच्चे स्किल बेस्ड कोर्स कर सकें। ब्रीफ में देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। इस इंस्टीट्यूशन ने NCFSE जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपॉइंट किया है, जो फर्दर कोर्सेज को एग्जीक्यूट अप्लाई लागू करने के लिए काम कर रही है। इन कोर्सेज में और भी कोर्सेज शामिल है जैसे फायर एंड सेफ्टी, योगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स, और लास्ट में जिसकी बात हम इस वीडियो में बार बार कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की हर स्टेट में एक स्टेट ट्रेनिंग एसोसिएट को अपॉइंट करती है, STA इसको बोलते हैं, जो कोई भी कॉलेज ऑफ एजुकेशन या कॉलेज हो सकता है। और स्टेट में STA एसोसिएट्स जो हैं वो ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर ATC को अप्रूवल देती है थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये भी दावा किया जा रहा है जो भी ये कोर्स करवाते हैं वो इंडिया और अब्रॉड में, ये NCFS की वेबसाइट है
जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है और इसको नेशनल ट्रेनिंग पार्टनर भी कहा जाता है। नेशनल ट्रेनिंग पार्टनर फर्दर हर स्टेट में एक स्टेट ट्रेनिंग एसोसिएट अपॉइंट करती है। जैसे पंजाब में हम देख सकते हैं कि पहला STA कौन सा कॉलेज कौन सा इंस्टीट्यूट है, आनंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बटाला रोड, जेठूवाल, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। इसका मतलब है कि पंजाब में इस संस्था को अथॉरिटी मिली है कि वो फर्दर ATC ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता दे, जो उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए किया जाता है। इस लिस्ट में आप देख रहे हो कि आनंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बटाला रोड, जेठूवाल, अमृतसर यहाँ सिचुएटेड है। और ये बाकी जो डाउन लिस्ट है इनको ये ATC ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर का रुतबा दे चुका है। 10th +2 और ग्रेजुएशन जो बच्चे कर चुके हैं वो इन ATC ट्रेनिंग सेंटर, ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में जाके एडमिशन ले सकते हैं, जिनसे कोर्स करके उनको सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसकी इंस्टीट्यूट का मिलेगा। नेचुरली गवर्नमेंट जॉब निकालेगी तो वो अपने ही द्वारा अरेंज किए गए कोर्सों और उनके सर्टिफिकेट्स को वैलिड मान। ऐसे ही राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और इंडिया के बाकी स्टेट्स में एक कॉलेज इंस्टीट्यूट स्टेट ट्रेनिंग एसोसिएट STA के तौर पर काम करेगा, जो उनको एक तरह से लीड करेगा और उसके बेस पर बाकी ATC खोले जाएंगे। जैसे पंजाब में आनंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बटाला रोड, जेठूवाल, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर STA का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमालय अटल फाउंडेशन STA का काम कर रहे हैं। गुजरात में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट STA का काम कर रहे हैं। अभी तक पंजाब में सबसे ज्यादा ATC बने हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे कपूरथला फगवाड़ा में रामगढ़िया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बरनाला में सेक्रेड हार्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर का काम कर रहा है। ये कॉलेज बरनाला संगरूर रोड पर धनौला गांव के पास है। बठिंडा में SSD देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जालंधर में MGN कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फिरोजपुर में सुरजीत मेमोरियल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में गुरुसर जदार में GHG खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फाजिलका में DAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जलालाबाद में गुरु रामदास BEd कॉलेज, पटियाला में पंजाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बहादुरगढ़ मोगा में टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फतेहगढ़ जलंधर रोड ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर का काम कर रहे हैं। नवांशहर डिस्ट्रिक्ट में BKM कॉलेज, मुक्तसर साहिब में श्री सत्य साई BEd कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट अबोहर में MD BEd कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट मानसा में ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में VMS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में GTB खालसा कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट जलंधर करतारपुर में माता गुजरी कॉलेज। तो 10वीं 12वीं के बच्चे इन कॉलेजेस को अप्रोच करके अपने लिए सूटेबल कोर्स देख सकते हैं। ये बात याद रखना कि मैंने कुछ ही कॉलेज आपको गिनाए हैं, ये नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ट्रेनिंग सेंटर एक ही होगा, ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर एक ही होगा। एक से ज़्यादा हो सकते हैं। 15 किलोमीटर से कम कोई दूसरा कॉलेज नहीं खुल सकता, लेकिन उससे अगर परे है तो आपको दूसरे कॉलेज मिल जाएंगे। उसके लिए आपको सर्च करनी होगी, जो पीछे मैं वेबसाइट डिस्कस करके आया हूँ। वहाँ आप अपना स्टेट पर क्लिक करके और उसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो कोर्स आप करना चाहते हो एंटिटी जहाँ दूसरे वो अवेलेबल। ये उन 10 कोर्सेज की लिस्ट है जो NIMSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए अरेंज किए हैं। इनमें पहले 5 कोर्सेज एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, जिनकी बात इस वीडियो में मैंने डिटेल में नहीं की। उनके रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात इस वीडियो में मैंने नहीं की। ये 5 कोर्सेज हैं। फर्स्ट है
डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। 1 साल का ये कोर्स है और इसके लिए 10वीं पास चाहिए बच्चा। सेकंड है एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये 6 महीने का कोर्स है। एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा और डिग्री इन साइंस स्ट्रीम। थर्ड कोर्स है सर्टिफिकेट इन फायरमैन, 6 महीने की इसकी ड्यूरेशन है और 10th पास बच्चा चाहिए। फोर्थ कोर्स है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, 6 महीने का कोर्स है, इसके लिए 12वीं क्लास पास चाहिए बच्चा। और फिफ्थ कोर्स है सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, ये 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके लिए 10+2 बच्चे को पास चाहिए। इन कोर्सेज की फीस आप यहाँ इस टेबल से रीड कर सकते हो। ये टोटल फीस है, इसमें जीएसटी 18% शामिल है जो गवर्नमेंट को जाएगा, और इसके अलावा प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस और स्टूडेंट किट के पैसे भी शामिल। जो एजुकेशन से रिलेटेड 5 कोर्सेज हैं वो हैं डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग जो 2 साल का है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है, और ये करना कहाँ होगा, ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर। सेकंड एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, 1 ईयर कोर्स है, 10+2 एलिजिबिलिटी है। थर्ड है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 1 ईयर ड्यूरेशन है, 10+2 एलिजिबिलिटी है। फोर्थ है सर्टिफिकेट इन नैनी, 6 मंथ कोर्स है, इसकी एलिजिबिलिटी भी 10+2 है। और फिफ्थ है योगा टीचर्स ट्रेनिंग, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है और एलिजिबिलिटी 10+2 है। क्योंकि सभी इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी 10+2 है, इसलिए 10+2 के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। जो पहले 3 कोर्सेज हैं उसकी वैल्यू इंडिया में ज्यादा है, और फोर्थ योगा टीचर्स ट्रेनिंग की इंडियन स्कूल में, और ये सर्टिफिकेट इन नैनी की अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हो तो वहां इसकी वैल्यू ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि जैसे पीछे हेल्थ रिलेटेड टीचर्स कुछ स्कूल्स में अपॉइंट किए गए हैं, वैसे ही योगा टीचर्स भी कम से कम 1 अपॉइंट किया जाएगा हर स्कूल में। अगर शुरू में कुछ स्कूल्स में ही रखे जाते हैं तो योगा टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है 2022, 23 और 24 में आने वाली वैकेंसीज के हिसाब से। इन कोर्सेज की फीस यहाँ आप देख सकते हो, एनटीटी की 28,000 के करीब है, डिप्लोमा इन एनटीटी की 47,000 के करीब, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर ऑफ एजुकेशन की 31,000 के करीब, और नैनी की 28,000 के करीब, और योगा टीचर ट्रेनिंग की 20,000 के करीब। इस फीस में प्रैक्टिकल फीस सारी शामिल है, एग्जाम फीस सारी शामिल है, और एक स्टूडेंट किट आपको जो मिलेगी उसकी फीस भी ये टेबल में दी गई है वो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी भी गवर्नमेंट ने लगा रखा है 18%, वो भी शामिल है। ये बात लॉजिकल है कि अगर गवर्नमेंट ने कोर्सेज पर जीएसटी लगाया है, मीन के इसका 18% गवर्नमेंट को जाएगा, तो नेचुरली इन कोर्सेज को वेटेज वो देगी जब वो गवर्नमेंट ही वैकेंसीज निकालेगी। दैट इज व्हाई इन कोर्सेज की ज्यादा वैल्यू है। अगर ये फीस को मंथली फीस में डिवाइड किया जाए तो मेरे ख्याल में 1200, 1500, 1600 के करीब आपकी मंथली फीस बने। अब लास्ट में आप अपना ब्रेन खुद यूज करें। मैंने कुछ फैक्टर्स एंटिटी बेस्ड जॉब्स के लिए एनलिस्ट किए हूँ। ये फैक्टर्स और वेरिएबल बताएंगे किस एरिया में कितनी वैकेंसीज निकल सकती हैं। तो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सारे इंडिया के लिए मोटिवेशनल है कि वैकेंसीज निकलेंगी, पीछे बात करके आए हैं। सेकंड, इलेक्शन एक फैक्टर है। जब भी आप स्टेट गवर्नमेंट को जानते ही हो, जब 5 ईयर पूरे होने वाले होते हैं तो ये वैकेंसीज निकालती हैं, उसमें एनटीटी की वैकेंसी मेन होंगी, ये पक्का। 2022 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। इट मींस इन स्टेट्स के बच्चों के जो 10+2 कर रहे हैं या कर चुके हैं को ये कोर्स अवश्य कर लेने चाहिए। और जो अभी +1 कर रहे हैं 2023 में
किन किन स्टेट्स में इलेक्शन है, मतलब कि ऐसी पोस्ट वैकेंसीज निकलेंगी। नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। थर्ड फैक्टर है यहाँ गवर्नमेंट स्कूल कम है, वहां ये वैकेंसीज ज्यादा निकल सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपका एरिया कौन सा है। अगर बैकवर्ड, रूरल या स्लम एरिया है वहां रेशो 25 और 1 की होगी, तो वहां वैकेंसीज दूसरे एरिया के मुकाबले ज्यादा निकलेंगी। फिफ्थ पॉइंट है लिटरेसी रेट। जो भी नेशनल लिटरेसी रेट से जिस एरिया की एवरेज लिटरेसी रेट की एवरेज कम होगी, उस एरियाज में 3 से 6 साल के और 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब है उस एरिया में ऐसी वैकेंसीज ज्यादा निकले। सिक्स्थ फैक्टर है जेंडर। नॉर्मली फीमेल टीचर्स को प्रेफर किया जाता है, पर आपने जो ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों को इनवाइट किया गया है। और नेक्स्ट फैक्टर है जहां गर्ल्स का लिटरेसी रेट एवरेज रेट से कम है, वहां भी ये वैकेंसीज ज्यादा निकलेंगी। यहाँ SC ST बच्चों की गिनती ज्यादा है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वहां ज्यादा वैकेंसी। सेवंथ, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स कुछ इंडिया में आइडेंटिफाई हो चुके हैं, वहां ये वैकेंसीज ज्यादा निकले। 2021 की सेंसस तो अभी नहीं हो पाई, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे के अनुसार बताया है कि कौन से स्टेट्स जो हैं, 5 स्टेट्स हैं जो लिटरेसी रेट में अभी भी बॉटम लाइन पर है। उसमें यूपी, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। इट मीन्स इन एरियाज में एनटीटी की और प्राइमरी टीचर की पोस्ट ज्यादा निकली। अब 10+2 पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए ये ही सजेशन बनता है कि वो अपने नज़दीक जो ATC है, ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहाँ जाकर क्वारी करें कि और अगर उनको लगता है कि 2022, 23, 24 में ये सब कुछ होने वाला है जो मैंने डिस्कस किया है, जिसके एविडेंस दिए है, जिसकी प्रमाणिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए मेरी तरफ से कैरियर गाइडेंस यही होगी कि उनको ये कोर्स अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए ज्वाइन कर लेने चाहिए। मेरे एक टीचर हैं प्रोफेसर लखबीर सिंह, उन्होंने सारी उम्र जिंदगी में जिंदगी ही बांटी है स्टूडेंट्स को और लोगों को। वो कहते हैं कोई जागे न जागे ये उसका मुकद्दर, आपका फर्ज है आवाज़ लगाते रहना। तो मैंने आवाज़ लगा दी है, आगे आपने जागना है नहीं जागना है ये आप पर निर्भर करता है। अक्सर मेरे पास जब एजुकेशनल गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस के लिए बच्चा आता है तो मैक्सिमम मैं उसके पास उसके सामने एविडेंस रखता हूँ, इंफॉर्मेशन रखता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ या उनसे करवाता हूँ, तो डिसीज़न उन्होंने खुद लेना होता है। तो यहाँ भी जिस व्यक्ति तक, जिस बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है, बेशक वो 10+2 में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जहाँ टीचर एजुकेटर्स हैं जिन्होंने टीचर्स को टीच करना है, वो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके उनके डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो लंबा होने के लिए मैं बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट मैं ये कोशिश करूँगा, एजुकेशन के और फील्ड हैं, बेशक BEd है, M.Ed है, रिसर्च है, PhD है, DLEd है, उनका एनालिसिस अगर कुछ करता हूँ नेक्स्ट वो उसकी शेयरिंग करूँगा। हाँ, आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, जिसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँ। अपनी आंखों का ध्यान रखो। इतना लंबा वीडियो देखने के बाद आपको पामिंग करनी चाहिए, अपनी आंखों को हाथों से ढक कर 2-3 मिनट बैठ जाना चाहिए या बार बार ब्लिंकिंग करनी चाहिए। थैंक यू।